चलो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है फर्स्ट न्यूमेरिकल ये क्या है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, गिवन पाथ लेंथ ऑफ SHM। हाँ ये देखो पाथ लेंथ वाली बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रही है, पाथ लेंथ क्या होती है। तो मैंने बताया था आपको जो पाथ लेंथ है, ये जो पाथ लेंथ होती है ये मीन पोजीशन, ठीक है, ये ऐसे ये मीन पोजीशन है, ठीक। तो पाथ लेंथ होगी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये होती है पाथ लेंथ। मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि एम्पलीट्यूड a है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड a है, तो पाथ लेंथ क्या होगी, a प्लस a 2a। तो पाथ लेंथ क्या हो जाती है 2a, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पाथ लेंथ 2 है। देखो पाथ लेंथ 2a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और एक कंडीशन दी है कि v इज इक्वल टू v मैक्सिमम बाय 2। तो हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हम लेके चलते हैं, v की वैल्यू होती है ये ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v मैक्सिमम होता है a ओमेगा। इसके पहले हमने कुछ सॉल्व किया, हाँ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद ऐसा ही कुछ था, ठीक है, तो उसमें ये सॉल्व किया ही है। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा ये। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4। एक्स स्क्वायर इधर लेकर आए, a स्क्वायर माइनस 4 को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 3a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो 3 अंडर रूट 3 बाय 2 आ जाएगा और इंटू a। अब a की वैल्यू हम पुट करते 5 है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो यदि यहाँ पे हमने 5 पुट किया तो सेंटीमीटर में ही x का आंसर आएगा, और यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो x का आंसर मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो अब हम दोनों टाइप से निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3 की वैल्यू होती 1.732 इंटू a की वैल्यू पुट किया 5/2, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आता है 4.3, ठीक। तो ये हो गया 8th वाला प्रॉब्लम, बहुत ईजी था। ऐसी इजी प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक तो शायद नहीं है। तो अब 9th वाला प्रॉब्लम देखते हैं। मेरे को एक बात कहना था, किसी ने बोला था कि PDF क्लियर नहीं है। अभी तो मुझे तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिखता है, और मैं क्लियर दिखता है तभी समझाती हूँ आगे, लेकिन फिर भी किसी ने बोला है कि PDF क्लियर नहीं है करके। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा बताना आप लोग कि ये वाले जो PDF है ये क्लियर है क्या, ठीक है। तो ज़रूर बताना कि क्लियर है क्या। तो देखो ये वाला जो है ये क्या बोल रहा है, इन SI यूनिट, एक मिनट, इसको हम ये ब्लॉक में ही ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन है ना। ये ध्यान रखना कि ये वाला क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं क्लियरली दिखाई देता तो, कि इन SI यूनिट the differential equation of an SHM is d2x by dt square minus 36। ये चीज़ दिया हुआ है। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो t निकल जाएगा तो f निकल ही जाएगा, या फिर f निकल जाएगा तो t निकल जाएगा। तो ये दिया हुआ है d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36x। और हमने जो अभी तक के एक्सप्रेशन देखा उसमें SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये 36 है। तो ये देखो ओमेगा स्क्वायर की कंपेयर किया हमने ये वाले इक्वेशन से, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, इसका स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू 36। अब या तो यहाँ पे 1/t को हम f लिख सकते हैं, तो 2πf स्क्वायर भी आएगा, या t स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं।
तो हमने टी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र किया तो 36 यहाँ आया, तो ये आ गया 4 9 36 मतलब पाई स्क्वायर बाय 9, ठीक है। फिर ये हुआ स्क्वायर रूट लिया तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई अपॉन 3, नहीं 36 का, हाँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई पाई बाय 3। पाई की वैल्यू होती है 3.142, पुट किया तो 1.0476, ये t की वैल्यू है। f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t, ये फाइंड किया तो ये कैलकुलेशन किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी सा प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं इसमें भी। तो आगे चलते 10th वाला प्रॉब्लम। कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन करते बिल्कुल आना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत वैसे लॉग की ज़रूरत ना कम ही पड़ती है, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सको तो ज़रूर करो, नहीं तो लॉग यूज़ करके कर लिया करो, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला है, ये प्रॉब्लम है, ठीक। तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अ निडल ऑफ अ सीविंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर विथ फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्स। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड मतलब ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हर्ट्स है, हर्ट्स एसआई यूनिट है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर एफ की वैल्यू 5 हर्ट्स है, ये तो एसआई यूनिट में ही है। फिर क्या बोला है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/30 सेकेंड आफ्टर इट हैज़ क्रॉस द मीन पोजिशन, ठीक है। टाइम दिया हुआ है अपने पास 1/30 सेकेंड और हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है -ω²x, और x क्या होता है a sin ω_t। अपने पास ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि अपने को ओमेगा भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, a की वैल्यू भी है, तो हम ये वाला, और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो तो यही है, तो यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू ये है 4 × 10⁻⁻2 साइन ये, और ओमेगा की 2πt होती है, ठीक है ना, तो 2π, ठीक है, t या f 2π/t होती है और 1/t f होता है, तो 2πf होता है, तो ये 2π रखा, f की वैल्यू 5 है, ये रखा, इंटू t होता है स्मॉल t, तो स्मॉल t की वैल्यू है 1/30, ये पुट किया। इसको सॉल्व किया तो 5 से 6 टाइम गया ये 30, तो बच क्या जाता है अब यहाँ पे, ये तो वैसी टर्म रहेंगी, a की वैल्यू साइन, ये 2 है यहाँ पर, साइन के अंदर ये 2 है, तो 2 से फिर से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम, π/3 बच गया, तो साइन π/3 मतलब 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया और सॉल्व किया तो ये वाला आंसर आया, ठीक है। तो अब ये है x की वैल्यू, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है -ω²x, तो अब ω² की वैल्यू फिर से 2πf² ये पुट किया, 2 और x की वैल्यू पूरी ये वाली रखी यहाँ पर, देखो ये, ठीक है ना। तो अब इसको पूरे को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर से पाई की वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू पुट करेंगे और फिर ये पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आता है 34.2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया ये, क्लियर। तो इस तरह से ये मतलब कुछ ज़्यादा लॉजिक तो है ही नहीं इसमें, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर कैलकुलेशन करना है, लेकिन ठीक है आपको कैलकुलेशन करके आना चाहिए। 11th वाला प्रॉब्लम हम देखते हैं। 11th वाला प्रॉब्लम है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज potential energy of particle performing linear SHM is 0.1 π² x², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब PE इज इक्वल टू इतना दिया है 0.1 π² x²। फिर क्या बोल रहा है ये, रुको ये इससे ना पूरा, हाँ जूल, अच्छा
इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, m की वैल्यू दिया 20 ग्राम, इसको मीटर में किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएच, एफ फाइंड करना है. तो ईजी है, यहाँ से अपने को पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सेट पुट करेंगे, m की वैल्यू दी है तो ω² निकल जाएगा इजीली. x² यहाँ है तो कैंसिल हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 1/2 m² x². पोटेंशियल एनर्जी इतनी है 0.1 π² x², ये पुट किया यहाँ, इज इक्वल टू ये 1/2 m ω², m की वैल्यू भी पुट कर सकते थे यहाँ पे, ω² x². देखो ये x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक है, π² यहाँ बच गया, अभी रहने दो, देखते हैं. फिर इसको थोड़ा सा ω² बस इधर रखो, क्योंकि ω² में ही f है हमारा, और f ही निकालना है हमको, तो हमको इसको इधर रखते, इधर लेके जाते तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, और m नीचे आ जाएगा, और m नीचे आ गया तो m की वैल्यू है ये 20 × 10⁻³ अब यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसिल करेंगे तो ये बच जाता है 0.2/0.02 मतलब 10. तो ω² इज इक्वल टू क्या हो गया 10 π². अब स्क्वायर रूट लिया तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 π√10. ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू पुट किया 2πf, या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, बाद में स्क्वायर रूट ले लो या पहले स्क्वायर रूट ले लो, आएगा वही. तो f² इज इक्वल टू ये π² इधर भी आ गया, π² तो ये कैंसिल हो गया, तो f² इज इक्वल टू हो गया 10/4 मतलब 5/2 मतलब √2.5 f की वैल्यू, और फिर इसका अंडर रूट निकाले तो ये आता है 1.58. ठीक है, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी. चलो अब हम 12th वाला प्रॉब्लम देखते हैं. 12th वाला प्रॉब्लम क्या है, ट्वेल्थ वाला प्रॉब्लम है, दो टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg. अच्छा, बॉडी का मास है m इज इक्वल टू बोल रहा है 2 kg, kg में ही है तो कन्वर्ट नहीं करना है. टोटल एनर्जी इज 40 मतलब टोटल एनर्जी है 40 जूल. फाइंड इट्स स्पीड while crossing the center of the path. सेंटर मतलब मेन पोजीशन. ठीक है, जब क्रॉस कर रहा है तो उसकी v स्पीड निकालना है. ठीक है, तो चलो टोटल एनर्जी पहले तो लेके चलते, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये 1/2 m². ठीक है, अब यहाँ पर हमको कहीं भी v नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो 1/2 m ω² इसको लिख सकते, दोनों स्क्वायर है तो, और सेंटर मीन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर सेंटर ऑफ द पाथ, तो सेंटर ऑफ द पाथ क्या होता है मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन पर जो v की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, तो और v मैक्सिमम क्या होता है a ओमेगा होता है, तो a ओमेगा की जगह हम v मैक्सिमम रख देते हैं. तो फॉर्मूला क्या हो गया t इज इक्वल टू 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर. ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी दिया हुआ है 40, 1/2 m की वैल्यू है 2 क्या है 2 kg है, तो 2 पुट कर दिया, और v मैक्सिमम हमें फाइंड करना है. 2 से 2 कैंसिल हो गया, v मैक्सिमम का स्क्वायर 40 है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू √40. √40 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 10, 4 का रूट हो गया 2 √10. √10 की वैल्यू 3.162 होती है, वो सब रख करके सॉल्व किया तो v मैक्सिमम हो गया 6.324. ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट वाला 13. ठीक है, 13 वाले प्रॉब्लम को हम देखते हैं अब कैसे. वाला प्रॉब्लम क्या है, अ सिंपल
अब आएगा, अब आ गया प्रॉब्लम ना, थोड़ा तिरछा है एक्चुअली। तो ये जो प्रॉब्लम है क्या बोल रहा है, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM ऑफ पीरियड 4 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम है तो उसका पीरियड मतलब टी की वैल्यू दी हुआ है 4 सेकेंड। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो A/3 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड बोल रहा है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन क्रॉस करने के बाद कितने टाइम में वो इस पोजीशन पे रहेगा। x इज इक्वल टू A/3। तो x का फॉर्मूला लेके चलते हैं, x की जगह A/3 पुट करते हैं और t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, देखो ये है x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t, x की जगह पुट कर दिया A/3, A साइन ओमेगा अपने को पता है 2πf होता है, और नहीं तो 1/t पुट कर सकते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू t की है, तो 2/t पुट कर दो ओमेगा को इंटू t, और ये वाला t फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 1/a से कैंसिल हो गया, 1/3 इज इक्वल टू साइन, अब ये t की वैल्यू 4 है तो 4 पुट किया तो 2 से 2 टाइम्स किया है तो π/2 इंटू टी आ गया। अब क्या होगा, ये साइन है, ठीक है। अब इस साइन को यदि मैं इधर ट्रांसफ़र करती हूँ तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो πt/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। अब 1/3 इज इक्वल टू 0.33 होता है। अब ये साइन के हम टेबल में देखेंगे, जो लॉग टेबल की बुक आती है उसमें साइन कोसाइन के भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो उसमें से हम जा कर के ये साइन की वैल्यू देखेंगे कहाँ पर है, और उसके लिए साइन का एंगल कितना है 0.33 के लिए, ठीक है। वो एंगल जब हमको मिल जाएगा, शायद वो इतना है 19.450, ये साइन एंगल है, ये डिग्री है 1940.45 डिग्री हो गई है, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गया एंगल। अब इधर भी पाई है तो पाई भी एंगल में होना चाहिए, तो इसको लिखिए हम 180, ठीक है। तो 180/2 मतलब 90 तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19.45/90, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2161 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम ये टाइम निकालेंगे। देखो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स दिए हुए, आपको अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करना है ये इसमें बताया है, ठीक है। अभी 13 था ना, 14th वाला प्रॉब्लम, 14th वाला ये प्रॉब्लम है। तो देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटी, अब लेंथ की बात आ रही है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, शायद मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परफॉर्म SHM, फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब, F की वैल्यू फाइंड करना है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो, और बॉब का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, तो 50 × 10⁻³ kg, ठीक है। अब व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू भी दी हुई है आपको, क्या क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करना है, और बॉब का मास है m इज इक्वल टू 50 ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 50 × 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 5 × 10⁻² किलोग्राम, ठीक है। फिर फ्रॉम द, और डिस्प्लेसमेंट कितना x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 10⁻² मीटर। ये चीज़ें अपने को जो बहुत बेसिक है ये चीज़ें आनी ही चाहिए कन्वर्स, ठीक है। तो ये देखो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, F की वैल्यू रिस्टोरिंग फोर्स, तो F इज इक्वल टू होता है -kx,
ठीक है, ये माइनस के एक्स और के की वैल्यू होती माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा तो हमारे पास नहीं है, एफ नहीं है, टी नहीं है, तो ओमेगा को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिंपल पेंडुलम की बात है। तो ओमेगा स्क्वायर को हमने कहीं लिखा था, क्या लिखा था, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जी बाय एल, सिंपल पेंडुलम की के मतलब कंसेप्ट में जी बाय एल होता है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट करते हैं जी बाय एल। देखो यहाँ पे मैंने साइड में थोड़ा सा सॉल्व किया है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है, इसलिए के की जगह हम एम ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई टी होता है, फिर टी की वैल्यू पुट करो तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होता है। ठीक है, और ये जी ऊपर चला जाएगा तो जी बाय एल आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी बाय एल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से भी ये चीज़ ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी बाय एल, वो जी बाय एल यहाँ पुट किया तो एम की वैल्यू पुट किया 5 इंटू 10⁻⁴ ये -2, जी की वैल्यू 9.8 इंटू एक्स की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻2 और एल की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये -2 है, ये -2 तो -4 हो जाएगा, फिर ये 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और ये 9.8 हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -4 है तो -4 रहने दो, या और जैसा भी लिख सकते हैं, एफ़ की वैल्यू आ गई आपका ये न्यूटन में। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, सभी प्रॉब्लम वैसे इजी है, कुछ लॉजिक लगाने वाली चीज़ें हैं ही, थोड़ा बहुत बस फॉर्मूला इधर उधर से फाइंड करना है बस। 15, ठीक है, 15th वाला फॉर्मूला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम आप लोग कर सकोगे, यदि मेरा पीडीएफ देखे बिना भी सॉल्व कर सकते हो तो करो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको और इजी होगा। ठीक है, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर सेकेंड स्क्वायर टू 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या दिया हुआ है कि आपको लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, एक के लिए L1 कंसीडर किया, दूसरे के लिए L2, तो L1 के समय आपकी जी की वैल्यू 9.75 है, L2 की समय आपकी 9.8 है, तो आपको L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1 निकालना है, कितना चेंज आया, तो L2 माइनस L1 ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसके पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा था कि जी और एल में क्या रिलेशन है, सेकेंड पेंडुलम बोला है ना, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ था, वो सब किया था ना हमने सॉल्व, तो क्या किया था, जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल किया था। ठीक है, तो वही उसी से, अच्छा वहाँ से डायरेक्ट फार्मूला हमने निकाला है सेकेंड पेंडुलम से, एल इज इक्वल टू होता है जी बाय पाई स्क्वायर। देखो मैं ये बता रही हूँ कि टी इज इक्वल टू, सॉरी ये इसमें है नहीं फॉर्म में, देखो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि आपका सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, सिंपल पेंडुलम का आपका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का। अब यहाँ सेकेंड पेंडुलम की बात हो रही तो यहाँ मैंने 2 पुट कर दिया, टी की वैल्यू 2 सेकेंड, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, पूरा अंडर रूट रहता है, 2 से 2 कैंसिल। हम इसको यदि रूट है तो स्क्वायरिंग कर ले, तो फॉर्मूला अपना क्या बन जाता है यहाँ पर, 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एल बाय जी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 है तो इधर हो गया जी पाई स्क्वायर एल, या फिर हमको L निकालना है तो L इज इक्वल टू जी अपॉन पाई स्क्वायर, ये निकलता है हमारा, तो ये आ गया जी बाय पाई स्क्वायर। तो L1 जब हम निकालेंगे तो G1 दिया हुआ है 9.75, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.8, मतलब 3.142 इंटू 3.142 वो होता है इतना। इनको सॉल्व किया तो ये आंसर आया। L2 निकालेंगे G2 बाय पाई 2, G2 है 9.8,
तो वो पुट किया और ये पाई स्क्वायर की वैल्यू वही आएगी, इज इक्वल टू ये पुट किया तो ये आ गया। अब दोनों का डिफरेंस निकाला तो दोनों का डिफरेंस आता है इतना। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि लेंथ L1 से L2, मतलब जब ये चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, जी की वैल्यू चेंज हुई तो लेंथ इतनी चेंज हुई, मतलब इतनी बढ़ गई। ठीक है, तो आंसर वही लिखेंगे, therefore the length of the second pendulum must be increased from 0.9876 meter to 0.9927 meter, that is by 0.0051 मीटर से वो बढ़ गई है सेकेंड वाली में। ठीक है, इस तरह से इसमें थोड़ा सा लॉजिक था। ठीक, तो लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आती है ना। चलो 15-16 देखो, आपको इतने सारे प्रॉब्लम एक साथ करने में बोर लगे या दिमाग पक जाए तो थोड़े थोड़े करके देखना। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ही है, आप बार बार देख सकते हो। तो क्या बोल रहा है अगला प्रॉब्लम, सुनो उसकी बात। क्या बोल रहा है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, देयर टाइम्स 8 पोटेंशियल मीटर। अच्छा, कितने डिस्टेंस पर, मीन पोजीशन की कितने डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बस यही चीज़ लेके चलते हैं हम, ये चीज़ लेके चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो आ ही जाएगा। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ लेके चलते हैं, ये देखो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल एनर्जी का ये है, 3 सामने पुट कर दिया ये वाला। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, m ओमेगा स्क्वायर से m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 3x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र किया, प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4, एक्स की वैल्यू a/2। ठीक है, अब a कितना दिया है 8 सेंटीमीटर बाय 2 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसके पहले हमने थ्योरी में भी पढ़ा है कि आधे डिस्टेंस पर, ठीक है, मीन पोजीशन से और एम्पलीट्यूड के बीच जो हाफ रहता है उस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इज द 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वही चीज़ आया, यहाँ एम्पलीट्यूड 8 दिया है, उसका आधा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ईजी प्रॉब्लम था, पर ये थ्योरी में भी है। सिक्सटीन ही था ना ये, हाँ, तो 17। तो 17 वाला प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। डरना नहीं, बड़े प्रॉब्लम है इसका मतलब डरना नहीं है, बस एक एक चीज़ समझते जाना है अपने को और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM ऑफ पीरियड 2 पाई, टी की वैल्यू दी हुई है 2 पाई सेकेंड, अबाउट द मीन पोजिशन O is observed to have a speed of b/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v की वैल्यू है b/√3 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एट अ डिस्टेंस b, x की वैल्यू दी हुई है b, जब b पर है तब उसकी जो स्पीड है इतनी फ्रॉम o। ठीक है, मीन पोजीशन से b डिस्टेंस पर जब पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है। इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम o, o से जब दूर जा रहा है, एट दैट इंस्टेंट फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल अ फर्दर डिस्टेंस भी। ठीक है,
मतलब ये पोजीशन थी, उससे और आगे जा रहा है, बी पोजीशन और आगे जा रहा है तब उसकी, ठीक है। तो अवे फ्रॉम ओ एट दैट इंस्टेंट फाइंड द टाइम, टाइम हमको निकालना है कि उससे और भी आगे जाने पर उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने देखो पहले ये ओमेगा ले लिया 2π/t, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 रेडियन पर सेकेंड। अब v यहाँ पे बोल रहा है इतना है, तो हम v का फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो v इक्वल टू हो जाता है ओमेगा √a² - x² निकाल दिया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमको मिल रहा है, वो मिल रहा है इसका स्क्वायर ले लिया तो 3b² = a² - b²। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4b², a² = 4b², तो a की वैल्यू आ गई 2b। अब टोटल हमारे पास जैसे ये था, देखो ये मीन पोजीशन यहाँ बोल रहा है, ये o है समझो यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि b डिस्टेंस तक, ठीक है ना, b डिस्टेंस पर, ये b डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ था, तो हमने इससे क्या निकाल लिया, एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अब एम्पलीट्यूड निकाल लिया तो a की वैल्यू जब 2b आ गई, इसका मतलब ये पोजीशन हाफ थी, तो इसके आगे और उसको b ही चलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन तक, हाफ से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में उसको टाइम क्या लगेगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड 2b है और 1b तक के वो चला गया, उसके बाद का निकालना है। तो आगे भी हमको b है, मतलब तो b के लिए ही निकालना है। तो उस समय हम जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है ये, तो उस समय ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर यदि पुट करें तो x की वैल्यू 2b sin t आ रहा है। अब x = b है, t = हम t1 ले लेते, मतलब ये है कि वो b पार करते तक पहले कितना टाइम लगा ये निकालेंगे हम, ठीक है। मतलब मीन पोजीशन से यहाँ तक के लिए कितना टाइम लग रहा है ये पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा निकल गया t1, ये सब सॉल्व करके b पुट किया, x की जगह ये 2b है sin t1, एम्पलीट्यूड 2b है ये रख दिया, और t की जगह हमने t1 कंसीडर किया इसलिए वो रख दिया। तो t1 की वैल्यू हमारी आ जाती π/2 6 सेकेंड, ठीक है। फिर हमको पीरियड हमारे पास दिया हुआ है 2π, ठीक है। ऑन ट्रैवलिंग फर्दर डिस्टेंस b द पार्टिकल विल रीच द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन एट टाइम t2। हमने क्या कंसिडर किया है कि t2 टाइम में वो कहाँ पहुँच रहा है, आगे के डिस्टेंस पर, मतलब एक्सट्रीम पर पहुँच रहा है। अब देखो एक्सट्रीम पर पोजीशन उसने π/2 होती है, वहाँ पोजीशन क्या होती है π/2। तो एक्सट्रीम पोजीशन क्यों हमको समझ में आई, क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड 2b है और यहाँ से यहाँ तक b का हमको सब कुछ दिया, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, मतलब वो b है ना। और यहाँ पर इसका मतलब आगे का b के लिए निकालना था ना, तो आगे का b मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है, हमको ये समझ में आ गया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमको पता है कि t की वैल्यू π/2 सेकेंड आएगी, ठीक है, क्योंकि 2π पीरियड दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में हमको 2π लग रहा है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है π/2, ठीक है। तो एक मिनट, ये थोड़ा नीचे है, हाँ शायद ये बराबर नहीं आया है इसका प्रिंट आउट, लेकिन देखो ये t2 इतना आ गया। तो हमको क्या निकालना है, t2 पूरा टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 π/2 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारा π/6 है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम ही निकालना था, तो हमने π/2 में से ये π/6 माइनस किया तो ये आ जाएगा। तो π/2 में से π/6 माइनस किया तो आ गया π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, π/3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमने पहले निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का π/2 होता है, तो π/2 में से इतना टाइम यदि हमने माइनस कर दिया तो ये टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए π/2 में से π/6 माइनस किया तो ये टाइम निकल गया हमारा π/3। तो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बस इतना ही लिखा हुआ है कि जो ये t2 इतना आ गया,
मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, हाफ पोजीशन पर π/6 आ गया, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वो माइनस ये करेंगे, तो आगे वाला जो b है उसके लिए देखो लिखा है टाइम टेकन टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस इज इक्वल टू t2 माइनस t1, मतलब π/2 माइनस π/6, उसको सॉल्व करेंगे तो π/3। ये इतना है जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो वो आप लिख लेना, ठीक है। 18th वाला प्रॉब्लम, ये तो बहुत इजी दिख रहा है। द पीरियड of oscillation of a body, the period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t when a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t। अच्छा, पहले पीरियड t है जब सिर्फ सिंगल m1 लटका रहे, हम इतना मास लटका रहे तो t है पीरियड, और जब उसमें और एक m2 लटका रहे तो उसका पीरियड 2t हो जाता है। तो दोनों के मास को कंपेयर करना है m1/m2, तो हमें m1/m2 निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है स्प्रिंग के लिए पीरियड t इज इक्वल टू 2π√m के, ये होता है। तो हम ले लेते हैं, बाद में 2t हो रहा है, जब मास यहाँ पे आ जाएगा m1 + m2, जब t था तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ m1। तो बस यही वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू √m1/m2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और m1/m2 निकाल लेंगे। सॉल्व करना ईजी है, कर लेना आप ये, ठीक है। नाइनटीन्थ वाला प्रॉब्लम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, SHM का, और वहाँ पे ए बी वगैरह कुछ लिया है, तो बताया है कि ए बी और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको क्या बताना है कि जो भी उसका रिजल्टेंट जो SHM होती है उसका एम्पलीट्यूड होता है a इज इक्वल टू √a² + b²। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, ये जो है वो SHM है, पहले तो ये बताना है, और उस SHM का एम्पलीट्यूड होगा इतना, ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, ये जो कांस्टेंट बोला है ना a और b, इसको हम लेके चलते हैं। तो ये कांस्टेंट हमारा, ये लेके चलते हैं हम a cos phi और ये a sin phi, b की वैल्यू। अब इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दे, a² cos² phi + a² sin² phi। इसको ऐड करें तो a² + b², ये ऐसा आ जाएगा, ये देखो। और a² कॉमन निकाला, cos² phi + sin² phi, ये होता है 1, तो आ जाएगा a² इज इक्वल टू a² + b², ऐसा आ जाएगा। और tan phi की वैल्यू आ जाएगी ba/a, ठीक है। अब x इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर पुट कर दो, a cos phi और sin ωt, a sin phi cos ωt, a और b की जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a sin ωt + phi। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये अब हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है SHM का फॉर्मूला। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ ये SHM का ही है, ठीक है। और जहाँ की हमने एम्पलीट्यूड क्या निकाला है, a इज इक्वल टू √a²/b², यही मतलब बोल रहा है कि ये होना चाहिए। और फेज़ भी हम बता देते, इसमें फेज़ नहीं पूछा, पर फेज़ भी हम बता देते कि b/a होगा, ठीक है। तो ये होगा जो डिस्प्लेसमेंट SHM बन रही है उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड इतना आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है,
ठीक है, 28th प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, टू पैरेलल एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय x1, एक एसएचएम ये है x1 समथिंग और दूसरी ये है। हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों एसएचएम, ठीक है ना। कंपेयर जब हम करेंगे तो इसमें जो ये ए की वैल्यू, इसमें x1 में ए की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लिख लिया हमने, x1 की ये है, x2 ये है, ये पुट किया। अब इसके लिए हम इसके कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर ए इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड एसएचएम का फॉर्मूला लिखते हैं। x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, x2 इज इक्वल टू ये वाला लेते हैं इक्वेशन, तो x2 में यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। अब इनको ना इनसे कंपेयर करते हैं, तो देखो a1 इज इक्वल टू 5 है, यहाँ a2 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ ओमेगा और यहाँ पे भी ओमेगा सेम है 4 पाई, ये फाई वन है पाई बाई 3 और फाई टू है पाई बाई 4। ये सब यहाँ पे अपने को लिख लेना है कि ये चीज़ें हैं। अब हमको इसका एम्पलीट्यूड भी निकालना है और इपोक भी निकालना है। ठीक है, इपोक मतलब फाई की डेल्टा की वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड ये होता है जब कंपोजिशन होता है दोनों का, रिजल्टेंट जो भी आता है तो ये होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a1 निकल गया, a2 निकल गया, फाई वन फाई टू, तो ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू यहाँ आ जाती है पाई बाई 12, तो ये जो पाई बाई 12 है मतलब 180/12, 180/12 मतलब क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो कॉस 15 डिग्री की हमको वैल्यू कहाँ से देखना है, लॉग टेबल की जो बुक आती है जिसमें कोसाइन की वैल्यूज दी होती है वहाँ से देखना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये आर की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, √62.98 है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब इपोक मतलब डेल्टा की वैल्यू, ये जो डेल्टा लेके चलते हैं ना, tan इनवर्स a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू, तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ये आर का भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स की वैल्यू 1.396 है, तो वही लॉग टेबल की बुक में टेंजेंट की वैल्यू भी दी हुई है, तो वहाँ से आपको टेंजेंट की वैल्यू निकाल करके देखना है, तो वो आ जाएगा 54 डिग्री 23 मिनट। तो ये जो है ये आ गई आपकी डेल्टा की वैल्यू जो कि इपोक होता है। तो आर की वैल्यू ये और इपोक की। ठीक है, अब शायद लास्ट प्रॉब्लम होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये है 21 वाला प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम, देखते हैं। A 20 centimeter wide thin circular disc of mass this, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, एंगुलर एसएचएम का, इज सस्पेंडेड अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ थीन मेटेलिक, रुको ये मैं थोड़ा डिलीट ही कर देती हूँ, हाँ, मेटेलिक स्ट्रिंग बाय होल्डिंग द रीम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, एंड रिलीज्ड इट नाउ परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड, टी की वैल्यू 1 सेकेंड है, कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, टाउ फाइंड करना है। ठीक है, और पाई स्क्वायर की वैल्यू टॉर्क जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर द अनडैम्प्ड कंडीशन, पाई क्यूब की वैल्यू दी है 31, मतलब कहीं ना कहीं पाई क्यूब आएगा तो डायरेक्ट हमको 31 लिखना है। टी है 1 सेकेंड और थीटा है 60 डिग्री, एम है 200 ग्राम, ये दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में, ये आ गया। डी है जो डिस्क है उसकी हमको डायमीटर दी हुई है 20 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड कर लिया। ठीक है, एम आई ऑफ डिस्क क्या होता है 1/2 mr², तो आई फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने आई निकल गया, क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आई आता है। पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम में पीरियड ये होता है 2π√i/c,
आई की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पुट कर सकते हैं, और सी की वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है क्योंकि टी भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, तो यहाँ हम सी फाइंड करेंगे। और सी इसलिए फाइंड करेंगे कि टाउ इज इक्वल टू होता है सी थीटा। तो सी की वैल्यू यहाँ पुट किया, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी हुई है, यहाँ दिया है 60 मतलब π/3। तो ये सब वैल्यू पुट करें तो देखो पाई क्यूब आ रहा है, इसलिए 60 को π/3 पुट किया है। तो पाई क्यूब की वैल्यू 31 पुट करना था, और सॉल्व करेंगे तो हमारा टाउ का आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 21 प्रॉब्लम। आ, 22 वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर मिनट बाय अ मैग्नेट। अब यह मैग्नेट का प्रॉब्लम है, मतलब वही एंगुलर एसएचएम है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म फील्ड मतलब बी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁵ है। द मैग्नेट हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब म्यू लिया था हमने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁶ है, या -6 है। और मैग्नेटिक मोमेंट मतलब वही म्यू की वैल्यू है ये 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू दी हुई है, हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो पहले पीरियड निकालेंगे फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये होता है मैग्नेट के लिए 2πI/μb। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो टी निकल जाएगा, या डायरेक्ट F इज इक्वल टू 1/T बोला है, F ही निकालना है हमको, तो हम 1/T कर देते, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, F की वैल्यू इतनी आ रही है, बस हो गया। तो ये अब हाँ, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर उसने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है पर मिनट करना है, और जो फ्रीक्वेंसी आती है वो पर सेकंड आती है। तो पर मिनट करने के लिए हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बस इतना सा थोड़ा सा ये 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, बस जो F आएगा ना उसमें इंटू 60 कर देंगे तो पर मिनट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो अब हमको करना है क्या और, हाँ 23rd वाला ही लास्ट प्रॉब्लम है शायद, है ना। तो ये कर लेते हैं हम। A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude during vibrations. We don't want the block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of vibrations is restricted to 25 centimeter? In this case, how much is the energy per unit mass of the block? ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है जो पिस्टन पर रखा हुआ है, ठीक है, और वो वर्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसके बारे में, ठीक है। तो उसका जो वाइब्रेशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड इतना दिया हुआ है, जी की वैल्यू हमको π² है, और π² की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो मतलब लगभग हम जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, ये देखो, ड्यूरिंग वर्टिकल वाइब्रेशन द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द टर्निंग पॉइंट एट टॉप और बॉटम, क्योंकि टॉप और बॉटम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ω²A, मतलब मैक्सिमम टॉप पर या बॉटम पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, इसलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो A मैक्सिमम इज इक्वल टू ω²A होगा। अब ω² की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4π² F²A, ठीक है। अब π² ये रखा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब g, ये वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से ये दोनों को कंपेयर किया तो F मैक्सिमम का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। यहाँ सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, जो भी सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही है 1। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π f की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2π। इसके आगे और है थोड़ा प्रॉब्लम ये,
ठीक है। अब हमको वहाँ एनर्जी फाइंड करनी है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/2m 2πf ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट किया तो 2πf का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही 2 बचेगा, तो ये 2 पाई स्क्वायर और ये m और ये f स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला है, एनर्जी पर यूनिट मास बोला है, तो मास को हम इधर ला लेते हैं, तभी तो पर यूनिट मास होगा। तो अब 2 इंटू 10, ये पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 और f की वैल्यू 1 हमने इसके पहले निकाला, और a की वैल्यू है 0.25, ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो E/m की वैल्यू आ गई 1.25 जूल पर केजी। तो E/m है, इसकी जूल और इसकी केजी, तो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रॉब्लम, लास्ट वाला प्रॉब्लम था ये, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये अब हमारी जो एक्सरसाइज है ऑसिलेशन, ये पूरी कंप्लीट हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें तो क्लियर दिख रहा है PDF, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ आप ये सारे प्रॉब्लम कर लेना अपनी नोटबुक में। मैंने बार बार कहा है कि आपकी नोटबुक मुझे कंप्लीट चाहिए, जब भी हम मिलेंगे हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन हो, क्या होता है अभी आगे, किस बेस पर आपको मार्क्स वगैरह दिए जाए, इसीलिए आप अपनी बुक्स वगैरह तो कंप्लीट रखना, क्योंकि कुछ भी बात आ सकती है कि भाई नोटबुक कंप्लीट हो या जो आपने पढ़ाया है वो कंप्लीट किया है जिन बच्चों को, उनको ऐसे मार्क्स देना है, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल कितना करना पॉसिबल है वो अपने को नहीं पता है अभी, ठीक है। तो किस बेस पर मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के वो नहीं मालूम, इसलिए एटलीस्ट जो हम बोल रहे हैं, जितना कंप्लीट करने बोल रहे हैं वो पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। जो डिलीटेड पोर्शन है वो नहीं करोगे तो चलेगा, जितना हम समझा देते हैं वो ज़रूरी इसलिए है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हम समझा रहे हैं, ठीक। तो चलो बाय, और ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से करो। इसके बाद मैं जो नोट्स बने हुए हैं थ्योरी के वो भी आपको PDF के फॉर्म में मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो पूरी तरह से आप पूरा चैप्टर अच्छे से नोट्स के साथ एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो ओके बाय।